spectrum. तो बच्चों अभी लास्ट क्लास में हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद हमने एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम और बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट किया था, है ना। आज देखेंगे हम लोग, आ जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम ऑन द बेसिस वेवलेंथ बात करें तो सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का, उससे ज्यादा वेवलेंथ एक्सरे का, उससे ज्यादा वेवलेंथ यूवी रे का, उससे ज्यादा वेवलेंथ विजिबल का, उससे ज्यादा इंफ्रारेड, उससे ज्यादा माइक्रोवेव और सबसे ज्यादा रेडियो वेव। म्यू डब्ल्यू है यहाँ क्या, माइक्रो। देखिए एग्जाम में एग्जैक्ट वेवलेंथ लिखने में आपको होगा, याद करेंगे भी तो भूल जाएंगे। तो आपको जनरली ऑर्डर पूछेगा वेवलेंथ का अरेंजमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इंक्रीजेज, लेमडा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करो तो जनरली आपसे एक नीट में या जेई में ऑर्डर पूछा जाएगा वेवलेंथ का। तो अगर हम फिर से लिख रहे हैं वेवलेंथ ऑफ गामा होगा, उसके बाद वेवलेंथ किसका होगा, एक्सरे, उससे बड़ा वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट, उससे बड़ा वेवलेंथ विजिबल, उससे बड़ा वेवलेंथ इंफ्रारेड और उससे बड़ा वेवलेंथ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव म्यू डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, और सबसे बड़ा वेवलेंथ रेडियो वेव। एक चीज याद रख लीजिएगा, एक्सरे का जो होता है लगभग 1 से लेके 100 एंगस्ट्रम के ऑर्डर में होता है, और विजिबल का जो वेवलेंथ होता है वो मैंने बताया था 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम के बीच। मोटा मोटी आप बोल सकते हैं 4000 से 8000 के बीच। और 3800 से कम होगा तो यूवी में, 1 एंगस्ट्रम से कम होगा तो 7800 से ज्यादा होगा अल्ट्रावेव, ऐसे इंफ्रारेड 7800 से ज्यादा होगा इंफ्रारेड, है ना। इसी में विजियोर वाला है VIBGYOR, वायलेट का 38 और रेड का 78, इसी बीच में होता है स्पेक्ट्रम। माइक्रोवेव का वेवलेंथ माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, एंड रेडियो किलोमीटर के ऑर्डर में, ये बात करेंगे रेडियो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, गामा रे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, एक्सरे। एक्सरे का फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगा, यूवी रे का। यूवी रे से फ्रीक्वेंसी, यूवी रे का ज्यादा होगा किससे, विजिबल से। और विजिबल का फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होगा,
इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड का किससे ज्यादा होगा? माइक्रो। और माइक्रोवेव से फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है? माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। ये ऑर्डर पूछा जाता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और कहेगा अरेंज द वेव अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हम लोग देख लेते हैं, एक बार डिस्कस। जिस एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी एप्लीकेशन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब तो बना लो 33 23, अब नहीं बन जाएगा। एक्सरे गामा रे एंड अल्ट्रावायलेट है वेवलेंथ इतना। एक्सरे का कितना है? ए। गामा का क्या है? बी। अल्ट्रा का क्या है? सी। वेवलेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ सबसे कम बी का, सबसे ज्यादा होना चाहिए ठीक है, सी बड़ा होना चाहिए ए से, और ए बड़ा होना चाहिए बी से। हाँ, बी में है ए इज ग्रेटर देन बी। बी में ए इज ग्रेटर देन बी तो है ही, बी इज ग्रेटर देन सी। गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेप गलत गलत। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, क्या गलती है इसमें? क्या होगा तुम बताओ ना, क्यों? एनर्जी डेंसिटी, अच्छा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वन, गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इज 1/4 वो सही है, कुछ गलत होगा, ये भी सही है। ये इंस्टेंटेनियस के टर्म में बोला है ना, ये इंस्टेंटेनियस के टर्म में, ये इंस्टेंटेनियस हम लोग ई नॉट स्क्वायर लाते थे, समझ रहे हो ना, और उसका एवरेज वैल्यू लेते थे तो 1/2 आता था, और 1/2 क्या हो जाता था? 1/4। आई बात समझ में? फिर ध्यान से बनाना पड़ेगा, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा। हो गया। कुछ एप्लीकेशंस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप उसको नोट करोगे। शुरुआत करते हैं, सबसे बड़ा वेवलेंथ था रेडियो वेव का। किसका था? रेडियो वेव का। ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, जैसे आप सुने होंगे एएम वेव, एफएम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, एफएम रेडियो सुना होगा। रेडियो का ट्यूनिंग किया है कभी? रेडियो मिर्ची कितने पे बजता है? 98.3 मेगाहर्ट्ज विविध भारती, 102.5 मेगाहर्ट्ज, फिर 93.5 बिग एफएम। ये सब किसमें है? मेगाहर्ट्ज। मोबाइल के अंदर भी रेडियो रहता है, ट्यूनिंग कीजिएगा। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? 88 मेगाहर्ट्ज से शुरू होता है और 108 पे खत्म हो जाता है।
एक मोटा मोटी याद रखिए कि एफएम वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है, ये हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में देखेंगे। 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। तो आप इसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला C बराबर न्यू इंटू लेमडा या V बराबर न्यू इंटू लेमडा से। तो ये वेव का एक मोटा मोटी फ्रीक्वेंसी याद रख लीजिए, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। इसी तरह से जो एम वेव होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, रेडियो में देखिएगा एम होता है, एफएम होता है। एम जो होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। इसका डिस्कशन हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में करेंगे। ये 540 से लेके 1600 किलो हर्ट्ज के ऑर्डर में। 540 या 1600 किलो हर्ट्ज कहेंगे तो अगेन इट इज 1.6 मेगा हर्ट्ज के ऑर्डर में आ जाएगा। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि रेडियो वेव का यूज करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में टू सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इंफॉर्मेशन के लिए, और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज किलो और मेगा हर्ट्ज के ऑर्डर का होता है। द सेकंड वेव इज माइक्रोवेव एंड माइक्रोवेव इज कॉल्ड शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव। माइक्रोवेव को क्या कहते हैं? शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव। लिख लीजिए कहीं पे स्टार मार्क करके, शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव। शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव मतलब इसका वेवलेंथ रेडियो वेव के वेवलेंथ से थोड़ा सा कम होता है। जो माइक्रोवेव को प्रोड्यूस किया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। माइक्रोवेव के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक रडार में यूज करते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट के नेविगेशन के लिए। एप्लीकेशन में लिख लीजिएगा, रडार हो गया। इसका यूज करते हैं माइक्रोवेव का हम माइक्रोवेव ओवन में, कुकिंग पर्पस के लिए। इसका यूज करते हैं हम लोग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखने के लिए। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। माइक्रोवेव का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? कुकिंग में भी यूज करते हैं, रडार में करते हैं, नेविगेशन के लिए, और खाना पकाने वाला जो माइक्रोवेव ओवन आता है उसके अंदर भी करते हैं। एक बार नीट में क्वेश्चन आया कि माइक्रोवेव में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। एनसीईआरटी में देखिएगा, ब्लॉक करके इसका एक्सप्लेनेशन दिया और क्वेश्चन वहीं से पूछ दिया कि माइक्रोवेव में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। क्योंकि जो भी फूड प्रोडक्ट होगा उस फूड प्रोडक्ट में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है वो माइक्रोवेव के ऑर्डर का होता है, एंड दैट मैचेस विद द एक्सटर्नल माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव में जैसे करंट देंगे दैट जनरेट माइक्रोवेव ओवन के अंदर, और उसका फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है विद द वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ water molecules product, and in that case the resonance condition occurs, and you know that in the resonance condition maximum current, maximum heat, maximum energy will be transferred, जिसकी वजह से खाना क्या होता है? जल्दी बन जाता है। This is the reason why food is going to be cooked with the help of microwave. सेकेंड, इसका यूज करते हैं हम लोग व्हीकल के अंदर, स्पीड देखना है। क्रिकेट में देखते होंगे जो रिप्ले करके बार बार दिखाता है क्या स्पीड था या ये है, वो सब हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव की अगर हम बात करें, जिसको हम हीट वेव के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? हीट वेव के नाम से जानते हैं इंफ्रारेड। सन से अर्थ पे क्या आ रहा है? रेडिएशन आ रहा है, and that radiations are absorbed by the atmospheric molecule, and when they fall on the earth पे fall किया, earth will also absorb the energy। 100% तो नहीं, कुछ absorb किया और कुछ रेडिएट किया। तो जो रेडिएट करेगा उसका एनर्जी घट जाएगा, और अगर एनर्जी घट गया तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स will absorb some energy of electromagnetic waves, उसके बाद जो वो रिलीज करता है, रेडिएट करता है, वो एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है, और वो कमेगा तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, एंड दैट गोज टू द इंफ्रारेड रीजन दैट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट ऑन द अर्थ।
दैट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट ऑन द अर्थ, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? हीट वेव के नाम से भी जानते हैं। अगर आप पॉल्यूशन बढ़ाओगे, क्या है ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 और there are so many gases, they absorb the radiation, और एब्जॉर्ब करेगा तो वहां से जो हीट रेडिएट करेगा दोबारा, that will increase the temperature of earth and that is called green house effect, और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा और सी लेवल अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो कई महाद्वीप जो है डूब जाएगा। तो एक तो इंफ्रारेड का ही है। इंफ्रारेड रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो इसको फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह थेरेपी देते हैं इंफ्रारेड का, जिसमें मस्कुलर पेन या स्प्रेन को कम किया जाता है। एंड व्हाट इज स्प्रेन? एम्स में एक बार क्वेश्चन आया था बायोलॉजी में, स्प्रेन, स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट, स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। लिगामेंट लिगामेंट LBB, LLB होता है ना, याद रखिए, LBB लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन एंड टेंडन बोन टू मसल्स। These infrared are also used वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज करते हैं। They are used for producing dehydrated fruit, solar water heater, solar cells, सोलर कुकर्स। टीवी के अंदर आप रिमोट देखते हैं, वो रिमोट भी इंफ्रारेड होता है। आजकल कहते हैं हम लोग ब्लूटूथ से ट्रांसफर करते हैं डेटा। पहले वाला मोबाइल देखिएगा शुरू में उसमें लिखा रहता था IR, इंफ्रारेड रेडिएशन से हम डेटा का ट्रांसफर करते थे। These are used in night vision and infrared photography। रात में बिना लाइट के जो फोटोग्राफी होती है उसमें लोग क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें विजिबल रे का, तो वी ऑल नो दिस इज द इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। विजिबल एंगस्ट्रम, इट इज ऑफ 7 कलर्स 5G। तो अगर हम लोग विजिबल रे की बात करें तो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कलर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना, देखते हैं चीजों को। चाहते हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट रेस की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेस का वेवलेंथ विजिबल से कम होगा और एक्सरे से ज्यादा होगा। विच वेव विल बी मोर एनर्जेटिक, विजिबल या अल्ट्रावायलेट? क्योंकि एनर्जी बराबर hc/λ, इसका वेवलेंथ कम होता है तो इसका एनर्जी ज्यादा हो। दिस यूवी रेडिएशन कैन किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया। इसलिए आप देखते होंगे वाटर प्यूरिफायर में अगर आप कैंडल देखते होंगे लिखा रहता है यूवी, लिखा रहता है ना। तो यूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है फॉर किलिंग द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। इवन आप जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हो तो ऑपरेशन के पहले स्टरलाइज किया जाता है इक्विपमेंट्स को, पानी में बॉईल करके, प्रेशर कुकर टाइप में होता है, उसके अंदर डाल दिया, उसके बाद हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया और वो इतना 100 डिग्री सी पे स्टीम इतना हाई एनर्जी देगा कि बैक्टीरिया वायरस मर जाता है। लेकिन तुरंत में ऑपरेशन करना है, डॉक्टर तो छुएगा नहीं, फिर अभी तो ठंडा होगा तब तो करेगा। उस केस में क्या करना हो? आप चाहते हैं कि बैक्टीरिया फ्री भी हो जाए और आपका इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल भी रहे, टेम्परेचर कम भी रहे, देन यूवी स्टरलाइजर आता है ना। यूवी स्टरलाइजर आता है, उसमें क्या है, इक्विपमेंट्स को रख दीजिए, ऑन कर दीजिए 10 मिनट के लिए, उसके अंदर यूवी प्रोड्यूस होगा और वो यूवी इतना एनर्जेटिक होगा कि बैक्टीरिया वायरस को किल कर देगा विदाउट हीटिंग योर डिवाइस। दैट इज कॉल्ड कोल्ड स्टरलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड
cold sterilization. Even UV radiation is of different type, UVA, UVB, UVC, on the basis of their different wavelengths categorized here. And this UV radiation is also used in case of genetics for causing the mutation. इसका साइड इफेक्ट भी है, लाइक स्किन डिजीज वगैरह जो होता है यूवी रेडिएशन अगर उस पे आएगा. और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के डिप्लीशन में जो यूवी रेडिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. ओजोन लेयर में होल हुआ और होल होने की वजह से वहां से यूवी रेडिएशन आएगा, एंड दैट यूवी रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल फॉर द बायोलॉजिकल वर्ल्ड बिकॉज दिस रेडिएशन इज ऑफ वेरी हाई एनर्जी इन द ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं. इस यूवी रेडिएशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो नीट में पूछा जा सकता है वो है, जो खास करके नीट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन में जो पार्टिसिपेट करता है दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके वजह से यूवी रेडिएशन आएगा एंड दैट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन मेडिकल पर्पसेस लाइक आई सर्जरी, जिसको बोलते हैं हम लोग लैसिक क्या बोलते हैं, लैसिक सर्जरी में हम लोग यूज करते हैं यूवी रेडिएशंस का. एंड द फुल फॉर्म ऑफ लैसिक इज लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलेसियस आई सर्जरी, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लैसिक, LASIK. फुल फॉर्म क्या होगा, लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलेसियस. इस सर्जरी में हम लोग क्या यूज करते हैं, यूवी का. यूवी लैंप को हम लोग यूज करते हैं जर्म्स एंड किलिंग द बैक्टीरिया और वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर प्यूरिफायर. So this is very, very important. Next is X-ray. UV के बाद कहाँ आएंगे, X-ray. X-ray has a very shorter wavelength, 1 to 100 angstrom. And you know that X-ray का यूज करते हैं हम लोग मेडिकल फोटोग्राफी में और टेकिंग द इमेजेस ऑफ बोन्स. तो जो एक्सरे है दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट रे एंड सेकंड इज हार्ड रे, हार्ड एक्सरे एंड सॉफ्ट एक्सरे. इफ यू आर टेकिंग वेवलेंथ 1 to 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा, वेवलेंथ कम रहेगा तो एनर्जी ज्यादा रहेगा, दैट इज कॉल्ड हार्ड वेव एक्सरे. और वेवलेंथ अगर ज्यादा वाला है दैट इट इज कॉल्ड सॉफ्ट एक्सरे. तो सॉफ्ट एक्सरे जिसका एनर्जी कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, दैट इज यूज इन द मेडिकल पर्पस टू टेकिंग द फोटोग्राफी. एंड हार्ड एक्सरे का वेवलेंथ कम होता है, उसका यूज करते हैं हम लोग क्रिस्टलोग्राफी में. कहाँ यूज करते हैं, क्रिस्टलोग्राफी में, for the seeing the structure of crystals, for seeing the structure of crystals, to see the atomic to see the molecular structure or atomic structure of any, and that device is called XRD, that is called X-ray डिफ्रैक्टोमीटर. वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक्सरे. एंड द लास्ट वन इज गामा रेडिएशन. एंड दिस गामा रेडिएशन हैड अ वेरी लेस वेवलेंथ which is of the order of 10 to the power minus 10 meter to 10 to the power minus 14 meter. very energetic होता है and that is very harmful for the human. mutation genetic changes ला सकता है. So these are the important role of different electromagnetic waves. तो ये हमने देखा अभी. अब जो important section इसमें बच गया है बच्चों, वो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, and then we will study about the Maxwell equation. Where is duster? duster कहाँ है? Now give the heading displacement current. क्या बोले, एनर्जी किसका, penetration power is
रिलेटेड टू द स्पीड, बताया था मैंने? नहीं, अभी आपको नहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ाना होता है वो? जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहे होंगे वहां पे। एक चीज और बता, एक्सरे अब सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है, एक्सरे का ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नहीं तो एक्सरे का एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है, I बराबर I नॉट e के पावर माइनस म्यू इंटू एक्स। हाउ द एक्सरे टेक्स द इमेजेस। तो आदमी के बॉडी के अंदर बोन और मसल्स दोनों अलग अलग मटेरियल है। तो जब एक्सरे पास कराते हैं तो एब्जॉर्ब करता है, और दोनों में जो एक्सरे का जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होता है वो डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंट होने की वजह से उसमें इमेजेस बनाया जाता है। आपने आई नॉट इंटेंसिटी पास कराया किसी मटेरियल से, और ये म्यू जो है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड एक्स इज कॉल्ड द थिकनेस। तो एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कोई मटेरियल है, जिस मटेरियल से आप एक्सरे पास करा रहे हो, इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज म्यू एंड द थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल इज एक्स। तो जब इससे पास करता है तो इसका इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। और जो इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशंस आते हैं उसके वजह से उसके अंदर इमेज को प्रोसेस किया जाता है। चलिए, ये फॉर्मूला आपके लिए चाहे तो इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट इट डाउन। दिस इज फॉर व्हाट? एक्सरे। मैथमेटिक्स है ना तुम्हारा, दोनों का अलग प्रिंसिपल है। सीटी स्कैन और एमआरआई में उसका प्रिंसिपल क्या है? अलग है। एक्सरे इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी ओल्ड प्रोसेस, है ना। Now give the heading. Displacement current that is ID. बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट है, that is called displacement current. ब्लू मार्कर भी है क्या आपके पास? नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट ये कैपेसिटर है। ये एक हमने एसी वोल्टेज सोर्स ले लिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। कोई बल्ब लगा दीजिए, मीटर लगा दीजिए। मान लीजिए बल्ब जलने लगा, तो यहां से एक करंट जा रहा होगा और फिर ऐसे जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट होगा, करंट की वजह से बल्ब क्या होगा? जलेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। इस वायर के अंदर जो करंट जा रहा है दैट करंट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। वायर के अंदर जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। लेकिन यहां पे कोई कैपेसिटर के केस में मैंने पढ़ाया आपको, इसके बीच में वैक्यूम है। ये बताओ करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt।
यहाँ पे तो कोई इसका फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, तो चार्ज यहाँ से यहाँ कैसे गया? कंडक्शन करंट तो वायर में होगा, लेकिन यहाँ पे ये करंट चार्ज इधर से इधर कैसे चला गया, बल्ब कैसे जलने लगा, जबकि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। सोचिए, फिर बोलते हो कंडक्शन, इंडक्शन से। अच्छा, हमने आपको बताया था एक एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ, केसीएल। क्या बोला था? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई टोटल या आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड। इससे एक्चुअल में क्या पता चल रहा था कि किसी करंट कैरिंग लूप के वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। याद कीजिए, लिखाया था ना एम्पियर सर्कुलर लॉ के, एक वायर लिया था इनफाइनाइट लेंथ का और एक एम्पियर सर्कुलर लूप लिया था, एम्पेरियन लूप इमेजिनरी, और उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है क्या कहता है? करंट मींस चार्ज का जब फ्लो होगा दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट का जब फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन करंट कहाँ फ्लो करेगा? किसी वायर में। तो किसी वायर में अगर करंट जा रहा है, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जैसे यहाँ पे देखेंगे इनवर्ड होगा और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मिलेगा। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और ये वायर के थ्रू करंट जा रहा है, दैट करंट इज कंडक्शन करंट। यहाँ पे अगर कोई मैग्नेटिक नीडल ला के रखोगे, कंपास अगर रखोगे, तो ये इसको डिफ्लेक्ट कर देगा। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। पहले लोग यही मानते थे बहुत दिनों तक, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। तो यहाँ पे अगर हम दो पॉइंट ले लें, एक एक्स और दूसरा पॉइंट यहाँ मान ले वाई, तो यहाँ पे अगर आप निडल रखोगे तो ये आपको डिफ्लेक्ट पाया गया। मैग्नेटिक निडल रखे, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। ऐसे रखे थे, डिफ्लेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है? कंडक्शन करंट। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, और इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर होगा तो उसकी वजह से इसके पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और यहाँ पे भी जैसे ही मैग्नेटिक नीडल को ले जाया गया कॉम्पास को, तो देखा गया यहाँ में भी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे यहाँ पे कंडक्शन करंट है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से। इसका मतलब यहाँ पे भी जरूर कोई करंट होगा। कुछ फ्लो तो नहीं करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जरूर यहाँ पे भी कोई करंट होगा, एंड दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक नीडल। इससे ये पता चला कि कैपेसिटर के अंदर में भी जरूर चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसके अंदर भी करंट है, एंड दैट करंट का नाम दिया गया, कौन सा करंट? आईडी। इसके अंदर जो करंट होगा दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस, कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा और उसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। इज इट इक्वल टू द कंडक्शन करंट और नॉट? ये हम थोड़ी देर में निकालेंगे। आप इस फिगर को ड्रॉ कर लें। आप बल्ब की जगह पे क्या लगा दो? एक लोड लगा दो, आरएल।
हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अगर हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स से जोड़ दिया। मान लीजिए इधर अभी प्लस और इधर माइनस है। इस प्लेट पे क्या चार्ज आएगा? प्लस, और इस पे क्या आएगा? माइनस। प्लस क्यू एंड इस पे माइनस क्यू। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा, ग्रीन मार्कर। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप। इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होगा। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सर्टेन इंस्टेंट पे इसके अंदर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। करंट इसमें जो जाएगा दैट करंट इज कंडक्शन करंट। इसके अंदर देखना, हमें क्या करना है कि एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। दिस इज द गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस, ये ब्लैक वाला क्या है? गॉसियन सरफेस, जो कि एक प्लेट को क्या किया है? इनक्लोज कर लिया है। एक प्लेट को क्या किया है इसने? इनक्लोज कर लिया। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इधर से इसके अंदर अगर मैं लगाऊं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स? E डॉट ds का होल इंटीग्रेशन, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। एंड दिस इज व्हाट? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस की बात करूं, इस गॉसियन सरफेस में इस सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा that will equal to what is the charge enclosed by this surface is plus q divided by epsilon naught. What is the charge enclosed by this surface is epsilon naught into phi e. और ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर की तरफ दिख रहा है, अभी ये प्लस है और ये माइनस है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स है। हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। पोलैरिटी थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज करेगा। एंड इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ क्या होने वाला है? चेंज। तो यहाँ पे फ्लक्स भी चेंज करेगा। और अगर हम दोनों तरफ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें, डी बाई डी टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होगा, डी फाई ई बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट? करंट। और ये करंट जो प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैपेसिटर के प्लेट के अंदर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से कैपेसिटर के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? ये भी नीट में आ सकता है जेई में। दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसको अच्छे से रटिएगा, क्योंकि एक ऑप्शन में रहेगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बी बाई डी टी। तो यहाँ क्या होता है? डी फाई ई बाई डी टी, है ना।
तो ये याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई dt। तो बच्चों कैपेसिटर के अंदर क्या चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम वेरिंग होता है, और उसके चेंज करने की वजह से क्या प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, उसके अंदर एक करंट लेते हैं, दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट हैपन अगर हम यहाँ पे एसी सोर्स ले लेते, अगर हम एसी सोर्स लेते बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर कांस्टेंट होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, करंट का वैल्यू 0। तो अगर कैपेसिटर में अगर हम एसी सोर्स जोड़ दें, कैपेसिटर में क्या जोड़ दें, एसी वोल्टेज सोर्स ले लें, तो कैपेसिटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर बल्ब लगाइएगा तो बल्ब जलने वाला नहीं। कैपेसिटर वर्क्स इन एसी सर्किट ओनली, याद रखिएगा। अगर आप डीसी में लगाएंगे, इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा वो, ओपन सर्किट हो जाएगा, अपने अंदर से करंट को पास नहीं करेगा। इस इक्वेशन को थोड़ा और ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे दे, डिफरेंशिएट करके आप निकाल लोगे। समटाइम्स आप ऐसा भी कह सकते हो कि आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इसमें आपका ये ई ए कॉस थीटा होगा। समटाइम आपका एप्सिलॉन नॉट ए कॉस थीटा बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी। यहाँ पे क्या चेंज करेगा, अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके वजह से करंट प्रोड्यूस करेगा, दैट करंट इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेरिएशन दे देगा, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, लगा तो यही रहे हैं, इसी को तोड़ के हम लिखें। तो वह तो पूरा का पूरा फ्लक्स वेरिंग टाइम के साथ है, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम वेरिंग है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट विल प्रोड्यूस अ करंट, एंड दैट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जो मैक्सवेल का इक्वेशन था, इसको एम्पियर ने सुधार किया। किसने सुधार किया, एम्पियर ने सुधार किया, और उसके बाद उन्होंने नाम दिया एम्पियर्स मैक्सवेल। और उन्होंने क्या कहा, B डॉट dl का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई टोटल, और इस आई टोटल में क्या क्या लिया इन्होंने, आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। बच्चों देखो यही करंट है, यहाँ कंडक्शन है, और वही इसके अंदर आकर के कौन सा करंट बन गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट के जगह पे कंडक्शन करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट के जगह पे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो अब एम्पियर्स में मैक्सवेल अगर लगा दे, तो बी डॉट डीएल का वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट ब्रैकेट में आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, और या कहेंगे म्यू नॉट आई टोटल में कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंफ्यूजन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाएगा जेई मेन या नीट में, क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। आपका एक ऑप्शन रहेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू नॉट को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। लेकिन ये करंट नहीं होगा, ये क्या निकल जाएगा, बी डॉट डी एल का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नोट इट डाउन।
हो गया हो तो एक क्वेश्चन नोट करेंगे। हो गया। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिखिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consists of two circular plates. A parallel plate capacitor consists of two circular plates of radius capital R बराबर 0.1 मीटर. A parallel plate capacitor consists of two circular plates of radius capital R is equal to 0.1 meter. Full stop. They are separated by a short distance. They are separated by a short distance. Full stop. If electric field between the capacitor plates changes as dE upon dt is equal to 6 into 10 to the power 13 volt per meter per second. Find the displacement current between the plates.
Find the displacement current between the plates. Find the displacement current between the plates. रेडियस कितना था? 0.1 मीटर. सॉल्व किया जाए. बेटा सॉल्व करके बताइए कितना आएगा. Radius is given 0.1 meter. Electric field varies. d by dt is 6 into 10 to the power 13 per volt per meter per second. And displacement current you have to find. कितना आया? Very good. Approx 16 is good. It's approximately it's 16.67. तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? We know that. क्या जानते हैं हम लोग? id is equal to epsilon naught d phi e by dt. epsilon naught d by dt और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखेंगे e a cos एंगल अभी 0 मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच, और एरिया को बाहर कर दीजिए. देन इट इज d अपॉन dt. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट था ना, रेडियस देखो सर्कुलर प्लेट है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. देन id is equal to what? epsilon naught pi capital R square dE upon dt. And put all these values. Epsilon naught is how much? 8.85 into 10 to the power minus 12. And pi is pi 3.14. And R square यहाँ 10 to the power क्या है? -1 मीटर. इसका स्क्वायर करेंगे 10 to the power -2. And d upon dt is 6 into 10 to the power 13. सब SI यूनिट में है तो इतना एम्पियर हो जाएगा. एंड इट्स वेरी सिंपल. -12 है और ये 13 है, एक 10 बचेगा, इससे कीजिएगा 10 to the power -1 बच जाएगा. And now 8.85 into 3.14 into 6 and divided by 10, that is 16 point कितना था? 67 ampere. Is how much? That is 16.67 ampere. This is the value of displacement current passing through the plates of parallel plate capacitor. Very simple. बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा.
टर्म 1 का एग्जाम कब से है? 3 दिसंबर से। ओके, पहला पेपर क्या है? इंग्लिश है। और नेक्स्ट मैथ 6 को। फिजिक्स कब है? 10 को। वेरी गुड, बहुत टाइम है। हम लोग अभी टर्म 2 का सिलेबस देख रहे हैं और आज खत्म हो जाएगा ये पहला चैप्टर। उसके बाद बचेगा मॉडर्न एंड ऑप्टिक्स। हो गया। नाउ द लास्ट टॉपिक इज मैक्सवेल इक्वेशन। आपके बोर्ड में आ सकता है व्हाट आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो हेडिंग दे दीजिएगा। मैक्सवेल्स इक्वेशन। देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। कितना इक्वेशन है मैक्सवेल का? 4। देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन क्या क्या है वो चारों आपका पढ़ा हुआ है। नंबर 1, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पूरा डिटेल आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बस एक शॉर्टकट में क्या कहता था गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, जिसको लिखते हैं हम लोग ई डॉट ds, जिसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड लूप, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। मैथमेटिकली दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसका डिटेल स्टडी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है। डिफरेंट कंडीशन में चार्ज को कुछ गॉसियन सरफेस के अंदर रखा था, बाहर रखा था, और इसका यूज क्या है? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस गॉसेस लॉ? पढ़ा ना एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ? क्या था एप्लीकेशन? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, फिर मैंने बताया था आपको गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म जस्ट काउंटर पार्ट ले लीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड लूप दैट इज बी डॉट ds। इसको क्या पढ़ेंगे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू, याद कीजिए, 1/ε0 का काउंटर पार्ट म्यू नॉट टाइम्स था, और टोटल चार्ज इनक्लोज, चार्ज का काउंटर पार्ट मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ, तो ये पोल स्ट्रेंथ इनक्लोज लेंगे, ध्यान से देखना। और आपको पता है मैग्नेटिक मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, जहां भी प्लस एम होगा वहां माइनस एम होगा, तो इसमें जितना प्लस एम होगा उतना ही माइनस एम, क्या हो जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट is 0. So what is the Gauss's law in magnetism? Is surface integral of magnetic flux through a closed loop is equal to 0. डिटेल हमने कहाँ बताया था? कौन से चैप्टर में? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नेक्स्ट आ जाइएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड इज फैराडेज लॉ ऑफ electromagnetic induction। Faraday's law of electromagnetic induction। Faraday's law of electromagnetic induction, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाया था?
फैराडेज लॉ ने क्या कहा था कि किसी भी क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे उसके वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उस इंड्यूस की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज करेगा। किसने एक्सप्लेन किया था ये कि जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करेगा? लेंज लॉ। तो थोड़ा सा याद कीजिए, इंड्यूस ईएमएफ, अभी लिखना मत, ध्यान से देखना, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये इंड्यूस ईएमएफ था और इंड्यूस ईएमएफ को हमने बताया था बच्चों, आप याद कीजिए, किसी क्लोज लूप में ई डॉट डीएल बोलेंगे और आपको ये भी बताया था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे बच्चों? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड भुला गए? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, उसका लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल बराबर होगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इट सेज, इफ देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किसकी वजह से करेगा? या तो एरिया चेंज, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज, या तो एंगल चेंज। मान लीजिए हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी कर रहा तो उसकी वजह से करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज लूप में किसके बराबर होगा? माइनस डी फाई बी बाई डी टी। बच्चों अगर ये इंड्यूस नहीं रहता, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल रहता तो क्या लिखते? इलेक्ट्रोस्टैटिक का लाइन इंटीग्रल 0 होता है, क्योंकि बताया था हमने। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसका लाइन इंटीग्रल लेते, मान लीजिए कोई कैपेसिटर या कोई कंडक्टर ही ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये और ये, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, इधर गए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में गए, ई डॉट डी एल पॉजिटिव, इधर आइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आप इधर आए 90 डिग्री, ई डॉट डी एल 0। फिर उल्टा आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डीएल इधर माइनस ई एल, और फिर उधर जाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और जा रहा है परपेंडिकुलर 0। अब पूरा को जोड़ दीजिए तो इधर जाने में जितना पॉजिटिव हुआ था उधर से आने में नेगेटिव, नेट समेशन करेंगे क्या मिलेगा? 0। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता क्लोज लूप में तो 0 देता, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इन क्लोज लूप इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें मैंने क्वेश्चन भी बनवाया था, देख लीजिएगा कॉपी खोल। नंबर 4 इज व्हाट? एम्पियर वाला जो लॉ था, वो लॉ क्या था? एम्पियर सर्कुटल लॉ था, उसको मॉडिफाई किया किसने? मैक्सवेल ने। तो क्या बोलेंगे? एम्पियर मैक्सवेल लॉ, सीधे लिख देते हैं, या सर्कुटल भी जोड़ सकते थे। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या था बच्चों? ध्यान से देखना, एम्पियर्स लॉ था ई डॉट बी डॉट डीएल। एम्पियर लॉ था बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू इनक्लोज, उसमें सिर्फ कंडक्शन करंट था। एम्पियर ने मैक्सवेल ने आके क्या बोला? उस करंट में दोनों करंट जोड़िए, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। थोड़ा और आगे बढ़ाइए, कंडक्शन करंट इज आईसी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई टोटल, दैट इज कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड यू कैन सी हियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी अगर करे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर वेरी करे वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेरिएशन है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ऊपर वाले में देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी करे, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरी करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दोनों है ना एक दूसरे का उल्टा। तो इलेक्ट्रिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस magnetic field and changing magnetic field can produce an electric field. So there are 4 equations of Maxwell. कौन सा है? Gauss's law in electrostatic, number 1. Number 2, Gauss's law in magnetism.
Number 3, Faraday's law of induction, and number 4, Ampere's Maxwell law. So there are 4 equations of Maxwell. ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका फिनिश हुआ। एक बार फिर से पलटिए, हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। दिखाना कॉपी भी मुझे। तो हमने इसमें आपको बताया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एलसी ऑसिलेटर के द्वारा हमने चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया था। देन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन। Velocity of electromagnetic wave is equal to 1 upon root under mu naught epsilon naught, that is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum. उसके बाद हमने बोला था relation between electric field and magnetic field in vacuum, E naught is equal to C times of B naught. उसके बाद हमने इसमें आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, that is the speed of light in vacuum upon speed of light in medium, और वो आया था मेरे को अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, that is रूट अंडर, that is unitless and dimensionless. Non-mechanical wave है, transverse wave है, it can be polarized or diffracted, or diffraction and polarization we will study in the wave optics. It is not deflected by external electric or magnetic fields. There are wide application of electromagnetic wave जो कि आज के क्लास में हमने देखा। साथ में देखा था हमने कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साइनसॉइडल वेव होगा उस पर बेस्ड देखा था हमने। फिर हमने एक एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट किया था, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। एक बार हमने एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी निकाला और एक बार एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी निकाला। जहां से शुरुआत किया था हमने एनर्जी डेंसिटी का, उसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखा था, जहां पे ई इंस्टेंटेनियस था। जब हम ई नॉट के टर्म में करेंगे तो मेरा आंसर देखिएगा कुछ और आएगा, है ना। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसी तरह से एवरेज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और उसके बाद जब दोनों को जोड़ देंगे तो निकाल लेंगे एवरेज। उसके बाद हमने निकाला था आपको क्या, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एवरेज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी देखा। साथ में देखा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट अ फोर्स, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने रेडिएशन प्रेशर देखे थे और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखा था इस पे बेस्ड, जो कि एनसीईआरटी में भी है। और उसके बाद हमने बात किया था पॉइंटिंग वेक्टर। Pointing vector is actually the intensity electromagnetic wave carries energy is in the direction of propagation of electromagnetic wave, and that pointing vector is S is equal to 1 by mu naught times of E cross B. The direction of electromagnetic direction of pointing vector will be in the direction of wave propagation, और कह सकते हैं in the direction of E cross B. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा आज हमने, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखा, उसका अरेंजमेंट देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी, और सबका हमने एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन आप एनसीईआरटी एक बार खुद से भी स्टडी कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसे इलास्टिक वाला, जिसमें हम यूवी रेडिएशन को यूज करते हैं फॉर आई सर्जरी, वो इंपॉर्टेंट है, वो अभी तक नहीं आया है, वो कभी भी आ सकता है। माइक्रोवेव वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमने जो बताया है वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लेंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होगा, कैपेसिटर के अंदर। जब देयर इज अ रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन देयर विल बी द फ्लो ऑफ चार्ज inside the capacitor, and that current that constitute a current, and that current is called displacement current, and that displacement current is equal to ID बराबर epsilon naught d phi e by dt. And there are 4 equations of Maxwell, and what are these 4 equations? That is Gauss's law in electrostatics, that is net electric flux through a closed loop, or line surface integral of electric field is 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that Gaussian surface. Second is Gauss's law in magnetism, the net magnetic flux through a closed loop is equal to 0. The surface integral of magnetic flux through a closed loop is equal to 0. And the third is Faraday's law of electromagnetic induction. Induced electric field का line integral, the line integral of induced electric field in a closed loop is equal to rate of change of magnetic flux with a minus sign, कि जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको अपोज करेगा। And the last one is Ampere Maxwell's law, that is modified Ampere circuited law. किसके द्वारा मॉडिफिकेशन किया गया? By the
amperes, and what it says, the line integral of magnetic field B dot ds in a closed loop is equal to mu naught times of I total, and that I total is conduction current plus displacement current. You can write mu naught bracket में IC plus epsilon naught d phi e by dt. और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ. ऑल द बेस्ट. न्यूमेरिकल्स वगैरह आप बना लीजिएगा. जो दिक्कत होगा मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा. और अगले क्लास में हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स. देखते हैं कौन सा चैप्टर मॉडर्न का शुरू करेंगे. वी विल डिसाइड टुमारो. चलिए, थैंक यू वेरी मच.